पीछे क्या कारण है कि पूरे देश में रामनवमी के दिन पे एक ट्रेंड टाइप की घटनाएं देखने को, एक सामान्य रूप से जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, एकदम सेम घटनाएं। क्या कहना है आपका इस पर? जी देखिए, एक चीज तो मधुसूदन जी, एक चीज बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि रामनवमी जो है इस देश में पहली दफा नहीं मनी है। लोग पहले से इसको मनाते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो इस दफा, या ये कहें कि पिछले 4-5 सालों में जो देखने को मिला, वो ये है कि 2014 के बाद से ये चीज ट्रेंड देखने को मिला कि जब भी इस तरीके का कोई त्योहार, जिसे कि हिंदू त्योहार के नाम से जाना जाता है, उसको इस तरीके से, उसका प्रोसेसन जिस तरीके से निकलता है, जो तरीका होता है, उसमें जो गाने बजते हैं, उसमें जो हथियार लहराए जाते हैं, उसमें जिस तरीके से सामने वाले को डराया और धमकाया जाता है, ये ट्रेंड जो है नया है। ये बहुत नया ट्रेंड है। और इस नए ट्रेंड में देखेंगे तो रामनवमी ऐसा लगने लगा कि अब जितने भी हिंदू त्योहार जब आते हैं तो वो दूसरे कम्युनिटीज के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, वो डर भी साथ में ला रहे हैं। जहां त्योहार में खुशी होनी चाहिए थी, वो अब डर लेकर के आ रहे हैं। डर लगने लगता है कि पता नहीं इस बार ये आएगा तो क्या लेकर के आएगा। वो आपके घर का दंगा लेकर के आएगा, वो हो सकता है आपके घर किसी और तरीके का नफरती जो है चूरण लेकर के आएगा, हो सकता है वो आपकी दुकान जला दे, या वो आपका मकान जला देगा, वो कुछ भी कर सकता है वो इस तरीके का। ये एक नया ट्रेंड है, ये नया पैटर्न है जो 2014 के बाद हम लोगों को देखने को मिला। और उसमें हो ये रहा है कि लगातार कहा जाता है कि भाई क्या हिंदू जो है ये मार्च भी नहीं निकाल सकता है, अपनी रैली भी नहीं निकाल सकता है। भाई हिंदू पहले भी रैली निकाल रहा था। इस देश में अगर बात करें, मुगलों के दौर में भी रामनवमी मनाई जाती थी, किसी ने नहीं रोका था किसी को रामनवमी मनाने से। अंग्रेजों के दौर में भी मना रहे थे लोग। तमाम तरीके के जो है त्योहार लोग से जो है उसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो है कोई तरीके की इस, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रामनवमी की आड़ में आप ये कहें कि टोपी वाला सर झुका करके जय श्री राम बोलेगा, तो ये रामनवमी नहीं है। ये दरअसल आपका एक एजेंडा है। उस एजेंडे के जरिए आप उस त्योहार की एक चादर लेकर के आगे बढ़ते हैं, और उस चादर के पीछे खड़े होकर के ये नारा लगाते हैं, सामने वाले को डराने और धमकाने की कोशिश आप कर रहे हैं। और यही लगातार हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, ये दलितों के साथ हो रहा है, ये आदिवासी के साथ हो रहा है, पिछड़े तबके के साथ भी हो रहा है। अब जहां तक आप देखिए, पूरे देश में ये पैटर्न देखने को मिला इस बार, खास करके 2022 में। 22 क्यों इंपॉर्टेंट है? 22 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के। पहली चीज ये समझिए। इसके बाद अगले साल जब आएगा तो देखिएगा कि इससे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस जो पैटर्न हम 2014 के बाद से देख रहे हैं, उसी में ये आगे बढ़ेगा। ये देखिएगा कि जब अगले साल रामनवमी या इस तरह की चीज होगी तो और बड़े पैमाने पे दंगे भड़काए जाएंगे। इस तरीके के लोग आएंगे, आरएसएस के लोग आकर के, और इस तरीके का काम करेंगे। वो जिस तरीके से अभी जो है मस्जिदों के ऊपर चढ़ करके, या कहीं इधर उधर इस तरीके की जो जगह थी वहां चढ़ करके जो है भगवा लहराने की कोशिश हुई, या इस तरीके से हर मोहल्ले, इस तरीके के जो माइनॉरिटीज के जो मोहल्ले थे, उनके घरों के आगे आपने जाकर के भगवा झंडे लहरा दिए। क्या एक मिनट के लिए सोच करके देखा जा सकता है कि क्या कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम व्यक्ति आपके घर के बाहर अगर इस तरीके का झंडा लगा करके चला जाए, या आप मंदिर के बाहर कोई आकर के या मंदिर के ऊपर चढ़ करके इस तरीके का नारा अगर लगाए, तो आप उसको टॉलरेट कर लेंगे? आप नहीं करेंगे। अगर यही रिलीजियस प्रोसेसन के नाम पर आपसे किया जाएगा तो आप टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे। और लेकिन अब आपको ये जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, जानबूझ के ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आप इसको एक नॉर्मल सी मानिए, न्यू नॉर्मल सी। लेकिन ये बिल्कुल भी न्यू नॉर्मल सी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल टूल है, जिसको हिंदू त्योहार जो है पॉलिटिकल टूल के बतौर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चाहे रामनवमी हो, चाहे आपका जो है और इस तरीके के जितने भी त्योहारों को आप देखेंगे, सब में इस तरीके का पैटर्न आपको लगातार देखने को मिलेगा। सरस्वती पूजा के नाम पर आप देख लीजिए किस तरीके से खेल चलता है। उसमें जैसे जिस तरीके से दलितों को और उन सबको टारगेट किया जाता है, वो हम सबसे हम जानते हैं किस तरीके का टारगेटिंग होती है। तो ये इसका एक पूरा का पूरा मसला। इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो सिर्फ इतना नहीं है कि वो जो मीट को लेकर के जो सवाल है, वो ऐसा नहीं है कि आप रामनवमी के दिन जो है आप बंद कर दीजिए। क्या एक दिन भी नहीं छोड़ सकते हो? क्या एक दिन भी नहीं भाई एक दिन क्यों? एक दिन क्यों? मुझे पसंद है, मुझे खाना है, तुमको नहीं खाना मत खाओ, मैं खाऊंगा, ये मेरी चॉइस है। ये राइट टू फूड जैसा आपका है, आपको वेज खाना आप खाइए। आपने तय किया कि आपको मंगलवार को चिकन नहीं खाना, मत खाइए। किसने आपको कहा कि आप मंगलवार को चिकन खाइए?
आप मत खाइए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप मंगलवार को चिकन मैं भी नहीं खाऊंगा, या मंगलवार को जो है कोई दूसरा भी नहीं खाएगा, या तुम्हारे त्योहार के दिन कोई तीसरा नहीं खाएगा। ये नहीं पॉसिबल है। आप चाहते हैं कि एक देश में एक तरीके की एक ही भाषा चले, एक ही तरीके के कपड़े हो, एक ही तरीके का खाना हो, एक तरीके, ये जो एक नेशन एक इलेक्शन, ये जो आइडिया चल रहा है ना, ये वन वाला जो आइडिया है, इसमें हो ये रहा है कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर भी ये हमला है। ये हिटलर के दौर में हुआ करता था जर्मनी में, और उन्होंने इसी तरीके से किया। धीरे धीरे जितने भी डिसेंट की वॉइसेस थी उनको क्रश किया, जितना भी मार्जिनलाइज सेक्शन था उसको क्रश किया, और एक हिटलर के दौर का जर्मनी इसी तरीके से बना, और उसमें फांसीवाद इसी तरीके से आया। तो ये इसका दूसरा पहलू। और तीसरा आखिरी पहलू जो मैं बात खत्म करूं, कि वो ये है कि ये जो नॉन वेज की जो अपनी इकोनॉमी है, इस अपनी इकोनॉमी को जब समझोगे तो पता चलेगा कि नॉन वेज की ज्यादातर जो मार्केट है उसमें होगा ये कि जो लोकल मार्केट होती है वो या तो दलितों के पास होती है या मुसलमानों के पास है इसका कंट्रोल जो है। ऐसे में यहां पर हो ये रहा है कि उनको जो है उनको अटैक किया जा रहा है, कि उनकी इकोनॉमी को तबाह किया जाए। और आज की तारीख में केएफसी का मालिक कौन है? आप पता कीजिए कि बुचर खाने जो इस देश में सबसे बड़े बुचर खाने हैं उनके मालिक कौन है, आपको अंदाजा लग जाएगा, आप पता कर सकते हैं। तो ये दरअसल उनकी इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश है। वो छोटे छोटी जो दुकानें हैं उनको तबाह करके बड़े जो इसके एक्सपोर्टर्स हैं, इसके जो बड़े चैंपियंस हैं, उन सबको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का भी काम ये हो रहा है, ताकि वहां पर भी देखिए, हम जानते हैं कि चमड़े का काम जब एक दलित करता था उसको कितना हीन भावना से देखा जाता था। आज वही चमड़े जूते बनाने का काम जब बड़े बड़े जो कंपनियां जब कर रही हैं तो वही बिजनेसमैन हो गई हैं, उन्होंने अपनी मोनोपोली उसमें एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको कि हमें ध्यान में रखना जरूरी है। जी मधुसूदन जी, साजिश क्या है इसके पीछे? देखिए वैसे एक चीज मैं ये समझता हूँ कि बीच का कोई रास्ता होता नहीं है। ये जो बीच का रास्ता है उसी चक्कर में हुआ ये कि देश यहाँ तक पहुंच गया है। ये बीच का ही रास्ता था जिसमें कि इन सबको इतना प्रोटेक्ट करके रखा गया। आरएसएस की राजनीति आज की राजनीति नहीं है। यहाँ तक लाने में हमने देखा कि बीच में किस तरीके का टॉलरेंस उसको लेकर के अपनाया गया। लगातार उनको कांग्रेस ने जिस तरीके की प्रोटेक्शन दी, उस प्रोटेक्शन का ये नतीजा है, उसी चीज का नतीजा है कि आपने उस एक दिन के नाम पर और बीच के रास्ते के नाम पर और समझाइश के नाम पर ये हुआ। आपने जो कोर इश्यूज से उनको डील ही नहीं करने की कोशिश की। भाई देखिए, पूरा का पूरा जो एजेंडा है उस एजेंडे को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाह रहे हैं। वो यूनिवर्सिटीज में, दरअसल यूनिवर्सिटी जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी या इस तरीके की जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वो जगह हैं जहां से कि सवाल खड़े होते हैं। ये वो जगह है। सबसे पहले जेएनयू की डेमोग्राफी को आप देखेंगे तो आज मैं देख रहा था कि जेएनयू की डेमोग्राफी में अगर आप समझेंगे तो लगभग 60 से 70 टोटल लोग 2017 और जो है लगभग 21 का डेटा भी तो उसमें शामिल था। 2017 का जो डेटा वो बता रहा था कि जेएनयू की सोशल डेमोग्राफी को जब समझने की कोशिश करेंगे, सॉरी लैंग्वेज की को, तो पता चलेगा कि जेएनयू में लगभग 60 से 70 लोग ऐसे हैं, मात्र 60 से, तो सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, सिर्फ एक ही भाषा। लगभग 150 से 200 लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा मींस दो भाषाएं बोलते हैं। हिंदी अंग्रेजी हो सकती है, या भोजपुरी और अंग्रेजी हो सकती है, भोजपुरी हिंदी, मतलब इस तरीके से। इसी तरीके से 3 लैंग्वेज बोलने वाले वहां पर पता चलेगा कि जो है सबसे ज्यादा नंबर्स में है। इतनी सारी डाइवर्सिटी वहां पर है, पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग भी हैं। क्या बीच का रास्ता होगा? कोई बीच का रास्ता नहीं है। आप अलग टेबल पर बैठे हो, ये भी होता है, लोग अलग अलग टेबल पर बैठ जाते हैं। जो नॉनवेज खा रहे हैं वो एक टेबल पर बैठ रहे हैं, जो वेज जिनको पसंद है या जो दूसरी टेबल पर बैठ करके चले जाते हैं, या लोग आपस में साथ में बैठ करके भी खा रहे हैं, एक प्लेट उनकी आपकी अलग प्लेट है। सो वो सब चल रहा है, लेकिन ये दरअसल आपकी जो चॉइस है उस चॉइस के ऊपर अटैक है। हमने पिछले दिनों इस तरीके के हमले लगातार देखे हैं। जब फूड के नाम पर किया गया, कई बार आपको किसी और नाम पर, भाषा की अभी डिबेट चल रही है, हम लोग देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये है आप जो है हिंदी को जो है आप तो जो है थोपने की बात चल रही है, हिंदी को जो है भाषा को एकमात्र भाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश चल रही है। तो ये जो पूरा का पूरा एजेंडा है, इस एजेंडे को समझने की जरूरत है। वो बीच बीच में वन नेशन वन इलेक्शन का भी एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। दरअसल इन तमाम तरीके के डिसेंट, चाहे वो पब्लिक के बीच में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो, उस डिसेंट को क्रश करने की कोशिश यहां पर लगातार आरएसएस कर रहा है। इसीलिए यहां पर कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। यहां पर आपके आमने सामने की लड़ाई है।
क्योंकि आप आदिवासियों के मसले पे भी यही बीच का रास्ता निकाला, विकास के लिए किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। दलितों के मसले पे भी हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, कभी कभार घटनाएं हो जाती हैं। मुसलमानों के मसले पर भी आपने यही रास्ता अपनाया, मीन्स लगातार लोगों ने यही बीच का रास्ता अपनाया, और उस बीच के रास्ते का नतीजा निकला कि आप पूरा पैसेज देते हुए चले गए, और आज उन्होंने सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया। और उस टेक ओवर का रिजल्ट ये हुआ कि ना अपील, ना दलील और ना वकील, ना कोर्ट कचहरी, कुछ नहीं, सीधा बुलडोजर आता है। किसी को नहीं पता कि आपके ऊपर जो आरोप है वो सही है कि नहीं है, सीधा बुलडोजर आएगा, आपका घर तबाह करके चला जाएगा। फिर जुडिशरी की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि अब जुडिशियल सिस्टम की जगह उन बिल्डिंगों के बाहर जो है सीधे बुलडोजर खड़े कर देने चाहिए, और वो बुलडोजर जैसे उन तक मामला पहुंचे, सीधे जज साहब बुलडोजर को आदेश दे दे कि भाई देखो कोई सुनवाई नहीं है, बुलडोजर ही सारा फैसला कर देगा। तो इस कंडीशन तक लाने में जो है यही बीच के रास्ते की भूमिका लंबे समय तक रही। जी मधुसूदन जी बिल्कुल, मेरा बीच के रास्ते का जो एक सेंस ये था कि लड़ाई झगड़ा ना करके एक शांति बनाए रखना चाहिए था, लेकिन हम करते हैं। जी, जहां तक वायलेंस का मसला है, आप देखिए कि जेएनयू में 2016 से पहले अगर बात करें तो इस तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में कोई वायलेंस की घटना नहीं आई है। जितने भी मतभेद थे वो तमाम जो है डायलॉग, डिस्कशन और पर्चे के थ्रू जो है लोगों ने रिजॉल्व किए हैं। आपकी किसी से असहमति है, आप शाम रात में बैठते हैं, एक पर्चा लिखते हैं, सुबह तक आपकी टेबल पर वो पर्चा पहुंच जाता है। आप उसके बाद फिर आप अपने काउंटर में पर्चा चलते हैं, और इस तरीके का डिबेट और डिस्कशन और डिसेंट का जो स्पेस है वो कैंपसेज में रहा। लेकिन 2016 के बाद से ये ट्रेंड जो है हम लोगों को देखने को मिला कि कैंपसेज जो है हिंसा होना जो है शुरू हुआ, और उस हिंसा में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रोल प्ले किया वो बड़ा मजेदार रहा। अभी जो घटनाक्रम जो हुआ रामनवमी पे, इसके बाद भी आपने देखा कि जो प्रेस रिलीज यूनिवर्सिटी की तरफ से आई, उस प्रेस रिलीज में जो एक पॉपुलर नरेशन देश भर के भीतर चल रहा है, उस नरेशन का ही वहां पर एक्सटेंशन हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी नागपुर के कार्यालय में बैठ करके वो प्रेस रिलीज वहां से यहाँ पर मैडम पंडिता जी को भेजी गई, पंडिता जी ने साइन करके उसको प्रेस में दे दिया। उसमें लिखा गया है कि हवन पूजा को डिस्टर्ब करने की कोशिश, जबकि मसला ही कुछ और है। मसला था कि किस तरीके से चिकन बनेगा, नहीं बनेगा, चिकन आएगा मेस में या नहीं आएगा, वेंडर को मारा पीटा गया, वहां से शुरू हुआ। जितेंद्र जी उसको एक दूसरी तरफ में ले जाया गया। जी, तो इसमें जो सवाल पूछा था हमने कि स्टूडेंट ये जो वायलेंस कर रहे हैं उन्हें अपने कैरियर की चिंता नहीं है, या वो वायलेंस का रास्ता क्यों चुन रहे हैं, ये सवाल था हमारा। वो उनका माइंडसेट क्या है? नहीं, उसमें एक चीज ये देखिए कि ये नया ट्रेंड है जो आपको देखने को मिल रहा है, वायलेंस। इसमें आप स्टूडेंट्स को अलग करके मत देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन भी है। 2 साल पहले भी जब स्टूडेंट्स के ऊपर, जेएनयू के स्टूडेंट्स के ऊपर हमला हुआ था, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें पुलिस कहां तक उस मामले में पहुंची, किसी को जानकारी नहीं है। इस मसले में भी देखेंगे तो जिन लोगों ने ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा करने की कोशिश की, जहां से हिंसा शुरू हुई, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ में जाकर के खड़ा हो चुका है। तो ऐसे में जिन लोगों को वहां पर लाया गया, जिस तरीके से जेएनयू के एडमिशन पॉलिसी को चेंज किया गया, जेएनयू में जिस तरीके से पूरा का पूरा डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की, डिप्राइवेशन पॉइंट्स जो होते थे, जिसमें कि गरीब तबके से जो लोग, मार्जिनलाइज सेक्शन से जो आ रहे थे, या आपके रूरल एरिया से जो लोग आ रहे थे, या महिला छात्र जो होती थी, उनके लिए जो डिप्राइवेशन पॉइंट होता था एंट्री के लेवल पर, उन सबको खत्म किया गया। और उसके बाद वहां पर उसकी पूरी की पूरी डेमोग्राफी को बदला गया, और इस तरीके के लोगों को ला करके वहां पर ये पूरा का पूरा काम कराया गया। अब उनका एक एजेंडा है, वो एजेंडा क्योंकि एक पॉलिटिकल जो है वो मोटिवेशन के साथ लोगों को लाया गया, और उस एजेंडे के तहत जो है उनको तैयार किया जा रहा है कि आप इस यूनिवर्सिटी में रक्त जो है क्रिएट कीजिए, उसमें जो है इस तरीके का माहौल क्रिएट कीजिए, ताकि यहाँ का, इसका जो नाम है, अभी हम लोग एक दिन पहले मैं एक दूसरी डिबेट में था, वहां पर एक जो कोई जो है साधु थे, वो नाम के लिए तो वो साधु लिख रहे थे, वो कह रहे थे कि जेएनयू का नाम बदल करके जो है इसको वीर सावरकर यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए। तो दूसरे का कहना था कि जो देखे यहाँ तो सारे के सारे देशद्रोही है, इसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, और इसको तो जो है शटर ही बंद कर देना चाहिए। तो ये जो नरेशन बाहर चल रहा है, उस नरेशन के लिए यहाँ पर खाद पानी तैयार किया जा रहा है कि देखिए यहाँ तो जो लोग हैं वो सब हिंसक लोग हैं, यहाँ तो लोग जो है पढ़ते ही नहीं है, यहाँ तो लोग ऐसे लेकिन आज जैसे ही रैंकिंग आती है, क्यूएस रैंकिंग की बात अभी सतीश जी ने और बाकी साथियों ने की, वो रैंकिंग बताती है कि नहीं, यहाँ का असल जो चीज है
वो एकेडमिक्स यहाँ की खूबसूरत है। ये एकेडमिक्स के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके का जो है डिस्कोर्स यहाँ से तैयार हो रहा है, जो नेशनल लेवल पर तैयार है, वो इसकी खास बात है। तो उसी डिस्कोर्स को खत्म करने के लिए ये सारा का सारा खेल रचा जा रहा है। वो पूरा का पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, वो टूल के बतौर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बाहर की जमात के लिए उनके लिए खाद पानी तैयार किया जा सके। जी।